नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। अदालतों में 500 से ज्यादा जजों की नियुक्ति में देरी पर मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी। कानून मंत्री ने कहा, नियुक्ति पर सरकार गंभीर। विपक्ष की सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव खत्म करने की अपील। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की हर 3 महीने में भरपाई करेगा केंद्र। जीएसटी से जुड़े 3 मसौदे सार्वजनिक। 2 और 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला। रूस भी कर सकेगा ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल। रूसी प्रस्ताव को पाकिस्तान ने दी मंजूरी। कमर जावेद बाजवा बने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। नहीं रहे क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो। क्यूबा समेत दुनिया भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। 4 दिसंबर को अंतिम संस्कार। और हांगकांग सुपर सीरीज टूर्नामेंट में खिताब से एक कदम दूर सिंधु और समीर वर्मा। फाइनल मुकाबला आज। मेलबर्न में भारतीय हॉकी टीम को न्यूजीलैंड ने दी शिकस्त। खबरें विस्तार से। जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच खींचतान जारी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने शनिवार को फिर खाली पदों का मुद्दा उठाया। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो न्यायपालिका के साथ टकराव के हालात पैदा न करें, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जजों की नियुक्ति में केंद्र की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक बार फिर उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही। But it has given rise to a very, very peculiar situation. There were times when you would have judges, but you didn't have courtrooms. Today you have courtrooms, vacant, locked, but no judges. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्होंने ट्राइब्यूनल के हालात पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल बुनियादी सुविधाओं के चलते ज्यादातर जज प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हो रहे। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस टीएस ठाकुर के दावों को खारिज कर दिया। न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा बहुत ही आदर के साथ मतांतर है। भारत सरकार ने इस साल अब तक 120 जजों के अपॉइंटमेंट किए हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड का सेकंड हाईएस्ट है। दूसरी तरफ विपक्ष ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव बंद करनी चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि ताजा हालात से जनता की परेशानी बढ़ रही है। The judiciary says they gave it to the government. Government is not finalizing. Government says the collegium has not yet given it. But whatever it is, it's one most unfortunate and very deeply hurting the common people. I mean, who suffer from these litigations. दरअसल एनजेएसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जब से खारिज किया है, तभी से केंद्र और न्यायपालिका के बीच तकरार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि न्यायपालिका समेत सभी को अपनी लक्ष्मण रेखा समझनी होगी। शनिवार को संविधान दिवस से जुड़े कार्यक्रम में बोलते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सबके लिए एक निश्चित सीमा है। अगर कोई सीमा को लांघेगा तो उसको इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका समेत सबको अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि न्यायपालिका को अपनी लक्ष्मण रेखा अच्छी तरह से मालूम है और वो संविधान की भावना समझती है। We should remember the architect of the Constitution, who said that everybody must remain within the Lakshman Rekha. And you will remember some phrases used in the Constituent Assembly debates, one of which is that the makers did not want a situation of an imperio in imperium. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों के विकास की प्रक्रिया में शामिल किए बिना देश से गरीबी का खात्मा नहीं किया जा सकता। मनमोहन सिंह दिल्ली में आयोजित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 111वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक खेती से जुड़े लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, देश से गरीबी खत्म नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों से पलायन से शहरों पर भी दबाव बढ़ रहा है। Achieving the goal of poverty elimination as well as inclusive growth depends on sustained improvement of agricultural production, agricultural productivity, and agricultural processes that facilitate migration of agricultural workers. पूर्व प्रधानमंत्री के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, लेकिन फिर भी कुछ सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, उस वक्त भी भारत ने मजबूत विकास दर हासिल की। We should take pride in the economic resilience that India has demonstrated in the last 8 years despite the global economic slowdown resulting from the international economic crisis of 2008. This reflects a maturing of our thought. मनमोहन सिंह ने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भूमिका को भी अहम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को तेज विकास दर हासिल करने के लिए गरीबी मिटाने के साथ साथ रोजगार के मौके बढ़ाने, जरूरी सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाने और लोगों का तकनीकी कौशल बढ़ाने पर भी काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में एकजुट विपक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे पर 28 नवंबर को देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्ष पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि नोटबंदी के मामले में प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान दें। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जब तक सरकार विपक्ष की मांग नहीं मानती, तब तक गतिरोध नहीं टूटेगा। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्षी पार्टियां जमीन पर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। ये जो आक्रोश है पूरे भारत में, उस आक्रोश के लिए सिर्फ हमको अपना आक्रोश पार्लियामेंट के अंदर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया और अब इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संसद में अपने विरोधियों को जवाब देने से कतरा रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष सरकार पर यह आरोप भी लगा रहा है कि इस फैसले की जानकारी पहले से चुनिंदा लोगों को थी, लिहाजा पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाए। Several political parties in opposition made the demand there should be some JPC because there was selective leakage of the decision taken by the government to certain quarters which are close to BJP. विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि नोटबंदी के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने कई जगहों पर पार्टी के लिए जमीन खरीदी। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि इस खरीदारी का नोटबंदी से कोई संबंध नहीं है। हम किराए पर और कार्यालय का अभाव में पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन करने में काफी कठिनाई होती थी, तो पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पर एक अपना कार्यालय हो। उसी निमित्त लगभग 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि अगले चरण में बेनामी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे कि नोटबंदी ठीक है, लेकिन सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी के साथ अब हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भाई इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट करिए मजबूती। केंद्र सरकार का दावा है कि नोटबंदी के फैसले पर जनता उनके साथ है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि देश की बड़ी आबादी इस फैसले के चलते तकलीफ झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार सुबह कुपवाड़ा जिले में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए।
शनिवार सुबह आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। घटना कुपवाड़ा के लंगेट इलाके की है। यहां आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग की। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस लाइन के पास गश्ती दल पर हमला किया था। इसमें 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। बांदीपोरा में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ था, जबकि इस दौरान 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। शुक्रवार को सोपोर में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राज्य में जनजीवन सामान्य होता दिख रहा है। हालांकि शुक्रवार को अलगाववादियों के बुलाई बंद का कश्मीर घाटी में असर दिखाई दिया। शनिवार को घाटी के बाजार खुले और काफी चहल पहल भी दिखाई दी। कर्फ्यू, बंदिशें, हड़तालें, इनसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आमने सामने आना चाहिए और इस दिरीना मसला का हम चाहते हैं कि जिसमें हम ताजिर लोग, क्योंकि मैं बहसत एक ताजिर बात कर रहा हूं, कि हम ताजिर लोग इसमें पिस चुके हैं। इधर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को दिल्ली में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। दोनों के बीच राज्य में नई रेलगाड़ियां चलाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में 190 युवाओं को सेना में शामिल किया गया है। शनिवार को इन युवाओं ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल किए गए इन जवानों ने श्रीनगर के रेजिमेंटल सेंटर में 1 साल का प्रशिक्षण लिया है। मौजूदा हालात में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का सेना में भर्ती होना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हमने जो जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा करना है, उसके लिए कसम खा रखी हुई है। और ये बच्चे आज जो पास आउट हुए हैं, ये सर पे कफन बांध के देश की रक्षा करेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा जरूर करेंगे। जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो किसी कारणवश हो रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो धीरे धीरे करके सब ठीक ठाक सुख शांति में हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अतीत के कई युगों के बारे में आप सबने सुना होगा, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, पर आजकल एक और युग की चर्चा पूरी दुनिया में है और ये है पोस्ट ट्रुथ युग। पोस्ट ट्रुथ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रुथ का कोई पोस्ट, कोई पास्ट कुछ नहीं होता। ट्रुथ ट्रुथ ही होता है। पोस्ट ट्रुथ अभी के लिए एक अच्छा शब्द है। कल नतीजे बदल जाएंगे पॉलिटिक्स में और ये होते रहते हैं। जनता जो है पोस्ट ट्रुथ पे विश्वास नहीं करता, जनता ट्रुथ पर विश्वास करता है। ट्रुथ को देखते हुए ट्रुथ के एस्पिरेशन से में वोट देता है। मैं पोस्ट ट्रुथ को ही खारिज करता हूँ। ये औपनिवेशिक शब्दावली है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब तक सत्य जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया घूम चुकी होती। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र ने वस्तु और सेवा कर से जुड़े 3 कानूनों के संशोधित मसौदे को जारी कर दिया है। जीएसटी मुआवजा विधेयक के मसौदे में ये कहा गया है कि इसके लागू होने से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हर 3 महीने में की जाएगी। इस बारे में अंतिम आंकड़े खातों की लेखा परीक्षा के बाद ही तय किए जाएंगे। तंबाकू जैसे सामानों और विलासिता वाली वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर इस मद की भरपाई की जाएगी और ये प्रावधान पहले 5 साल के लिए होगा। सरकार ने संशोधित जीएसटी मॉडल मसौदा और आईजीएसटी मसौदा कानून को भी वेबसाइट पर डाला है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह कहा कि इन मसौदों पर जीएसटी परिषद अगले महीने की 2 और 3 तारीख को विचार कर अंतिम रूप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशिक्षण के दौरान पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। पुलिस महानिदेशकों की सालाना सम्मेलन में उन्होंने मोबाइल ऐप इंडियन पुलिस एट योर कॉल की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर प्रशिक्षण के जरिए पुलिस में गुणात्मक बदलाव पर जोर दिया है। हैदराबाद में राज्य पुलिस प्रमुखों के सालाना सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तकनीक और मानव संपर्क दोनों पुलिस बल को लगातार बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि मानव मनोविज्ञान और व्यवहारगत मनोविज्ञान प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से होने चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप इंडियन पुलिस एट योर कॉल की शुरुआत की और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पुलिस अधिकारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया, शहीद स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित किए और सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही अकादमी परिसर में पौधारोपण भी किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का शुक्रवार को उद्घाटन किया था। वो आज इसके समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने रूस को व्यापार के लिए ग्वादर बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। दरअसल रूस ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बाद रूस ऐसा तीसरा देश है जिसे पाकिस्तान ने इस तरह की इजाजत दी है। खबरों के मुताबिक रूस CPEC का हिस्सा बनने के साथ ही पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रक्षा संबंध मजबूत करने का भी इच्छुक है। पाकिस्तान के मुताबिक इस परियोजना से दुनिया के आधे हिस्से को फायदा होगा, लिहाजा कई देश इससे जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दक्षिण और मध्य एशिया के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत यानी तापी के साथ 1680 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के किनारे रेलवे, सड़क और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने की भी घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे। जनरल राहिल शरीफ के रिटायरमेंट के बाद वो इस पद की कमान संभालने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा फिलहाल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्पेक्टर जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। 4 लोगों की अंतिम सूची में से उनको इस पद की जिम्मेदारी दी गई। जावेद बाजवा को उनकी विदेश नीति और खासकर भारत के साथ संबंधों की जानकारी के मद्देनजर ये अहम पद सौंपा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद की 350वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को भाई वीर सिंह साहित्य सदन ने आयोजित किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विद्वानों ने बताया कि कैसे गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर समस्याओं से निपटा जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद किया। जो सभी धर्मों के जो निचोड़ है ना पॉजिटिव, उनको एक जगह करके उन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि ये ह्यूमैनिटी और ह्यूमेन बिहेवियर पर इनका जो सारा जोर था और कास्टलेस सोसाइटी पैदा करने की इन्होंने सारी कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की दी हुई शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हमें उनको याद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो कास्ट था ना और आपस में जो भेदभाव थे वो मिटाया। और न सिर्फ ये, उन्होंने एक खालसा का वजूद लाए जो कि आज एक सिखों को एक रिकग्निशन दी। ये बहुत अच्छा है। इस मौके पर सिख रेजिमेंट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती समारोह पर आए हुए मेहमानों और विद्वानों का मानना है कि गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर हम देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं। 2 दिन चले इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया। कुंदन कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इन्फोसिस फाउंडेशन ने 2016 के लिए इन्फोसिस पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। साल अलग अलग क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग से जुड़े लोग शामिल हैं। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने 2016 के लिए प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। They are a remarkable set of researchers and scientists. Their combined research adds to our understanding of diverse aspects of the human experience and our place in the universe. Their fields of study range from fighting diseases to ideas that span the length of time to exploring the depth of space.
इस साल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में इन्फोसिस पुरस्कार प्रोफेसर वी कुमारन को दिया गया है, जिन्होंने खासकर कोमल दीवारों वाले ट्यूब और चैनल में पेचीदे तरल और पेचीदगी भरी धार में संक्रमण और हलचल पर महत्वपूर्ण शोध किया है। इस शोध का इस्तेमाल हृदय वाहिनी और फेफड़ों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए अहम है। And the reaction from the Infosys Prize 2016 for Life Sciences. जीवन विज्ञान से जुड़ा पुरस्कार प्रोफेसर गगनदीप कांग को देने का ऐलान किया गया है। प्रोफेसर कांग ने रोटा वायरस के प्राकृतिक इतिहास को समझने और दूसरे महत्वपूर्ण संक्रामक बीमारियों से जुड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अक्षय वेंकटेश को विभिन्न तकनीकियों के इस्तेमाल से आधुनिक अंक सिद्धांत पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया, जबकि भौतिक विज्ञान के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी के निदेशक प्रोफेसर अनिल भारद्वाज को दिया गया है। Of planetary X-rays. These experiments on Chandrayaan-1 and Mars orbiter mission. सामाजिक विज्ञान के मानविकी क्षेत्र में इस साल का इन्फोसिस पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील अमृत को देने का ऐलान किया गया है। अर्थशास्त्र के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैवान मुंशी को आर्थिक विकास में विभिन्न समुदायों जैसे नस्लीय संगठनों और जातियों की बहुआयामी भूमिका के अहम शोध पर इन्फोसिस पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के ये प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोधों के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार में 65 लाख की नगद राशि, 22 कैरेट सोने का मेडल और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी के चलते फिदेल का शनिवार को हवाना में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। I don't ambition power, money, nothing, only to serve my country. फिदेल एलेक्जेंड्रो कास्त्रो रूस, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट क्रांति के नेता। शनिवार को कास्त्रो ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। फिदेल लंबे समय से बीमार थे। क्यूबा में मौजूदा राष्ट्रपति और फिदेल के भाई राउल कास्त्रो ने इसकी जानकारी दी। falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. फिदेल कास्त्रो के निधन पर उनके चाहने वाले शोक में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिदेल कास्त्रो के निधन पर गहरा शोक जताया। अपने खास संदेश में उन्होंने फिदेल कास्त्रो को दुनिया का महान नेता बताया। To learn this demise of Fidel Castro, though he was aged and suffering for a long period of time, but at the same time, the great revolutionary leader who overcame so many odds in his life over more than half a century. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि भारत ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया है। तकरीबन आधे घंटे तक उनसे, मिसेस कास्ट्रो से, उनके बेटे से, उनके घर पे बैठ के उनसे बड़ी बातें की, बहुत सी बातें। दुनिया में जो हो रहा था उसकी उनको पूरी खबर थी, मगर हिंदुस्तान की जो याददाश्त उनको थी वो भी अपनी जगह पे थी। उन्होंने हमको कुछ तस्वीरें दिखाई, एक एल्बम दिखाया जिसमें कि पुरानी तस्वीरें इंडिया की सब थी। तो हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में जो लगाव था वो बहुत क्लियर था। हम नेताओं से मिल रहे थे और जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से वो मिलने आए तो इंदिरा जी ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, और उन्होंने दोनों हाथों से उनको गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिदेल कास्त्रो 20वीं सदी का इतिहास रचने वाली हस्तियों में से एक थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि फिदेल ने विश्व के सभी मंचों पर भारत का समर्थन किया। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी उनके निधन को बड़ा आघात बताया है। Fidel Castro will remain a legend and will remain a source of inspiration
as one of the greatest revolutionary heroes of our times. I mean, he steered Cuba from being a very backward country into what it is today. It has got the world's highest levels of literacy, development in medical sciences. 13 अगस्त 1926 को जन्मे कास्त्रो का नाम सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में शुमार है। उन्होंने 1959 में तानाशाह फुल्खेंशियो बतीस्ता के खिलाफ संघर्ष किया और कम्युनिस्ट सत्ता कायम की। वो 1959 से 1976 तक प्रधानमंत्री और फिर 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। कास्त्रो ने शीत युद्ध के दौरान 1962 में सोवियत सेना को अमेरिका के खिलाफ अपनी सरजमी पर मिसाइल तैनात करने की मंजूरी दी थी। 1992 में क्यूबा शरणार्थियों को लेकर उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता किया। करीब 5 दशक तक क्यूबा की कमान संभालने वाले कास्त्रो ने 2008 में अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंप दी। फिदेल कास्त्रो का भारत और विकासशील देशों से खास लगाव था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके काफी घनिष्ठ संबंध थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहन मानने वाले कास्त्रो की छवि तीसरी दुनिया के देशों में समाजवादी मुखिया की रही। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क गेun-hye के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को राजधानी सियोल में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इसे कोरिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। पार्क पर अपने दोस्त को सत्ता में हस्तक्षेप कराने का आरोप है। हालांकि राष्ट्रपति ने आरोपों से इनकार किया है और वो इसके लिए माफी भी मांग चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि करीब 13 लाख लोग शनिवार को प्रदर्शन के लिए उतरे, जिनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। हालात को काबू में रखने के लिए सियोल में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और हांगकांग ओपन सुपर बैडमिंटन सीरीज में आज भारत के लिए बड़ा दिन है। एक तरफ जहां ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे की जुइंग से भिड़ेंगी, वहीं पुरुषों के फाइनल में समीर वर्मा का मुकाबला हांगकांग के लोंग एंडस से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल में सिंधु ने हांगकांग की शटलर चेंग नगान यी पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने चेंग को 21-14, 21-16 से हराया। भारतीय खिलाड़ी को ये मुकाबला जीतने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहले गेम में नगान कमजोर साबित हुई, लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने पहले से बेहतर खेल दिखाया और कई बार सिंधु से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रही। वहीं समीर वर्मा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी डेनमार्क के ओ जोर्गेनसन को हराया। 22 साल के समीर ने दमदार खेल दिखाते हुए जोर्गेनसन को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने मुकाबला 21-19, 24-22 से जीता। समीर पहली बार किसी सुपर सीरीज के खिताबी मुकाबले में पहुंचे हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत को न्यूजीलैंड से 2-3 से हार मिली। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत के रुपिंदर पाल सिंह ने 18वें और 97वें मिनट में गोल किए। आज तीसरे चौथे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अदालतों में 500 से ज्यादा जजों की नियुक्ति में देरी पर मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी। कानून मंत्री ने कहा, नियुक्ति पर सरकार गंभीर। विपक्ष की सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव खत्म करने की अपील। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की हर 3 महीने में भरपाई करेगा केंद्र। जीएसटी से जुड़े 3 मसौदे सार्वजनिक। 2 और 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला। रूस भी कर सकेगा ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल। रूसी प्रस्ताव को पाकिस्तान ने दी मंजूरी। कमर जावेद बाजवा बने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। नहीं रहे क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो। क्यूबा समेत दुनिया भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। 4 दिसंबर को अंतिम संस्कार। और हांगकांग सुपर सीरीज टूर्नामेंट में खिताब से एक कदम दूर सिंधु और समीर वर्मा। फाइनल मुकाबला आज। मेलबर्न में भारतीय हॉकी टीम को न्यूजीलैंड ने दी शिकस्त। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।